हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे, एनर्जेटिक हो, कुछ पढ़ने का इच्छा है। क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, खाना पीना खाते हो कि नहीं खाते हो? हर दिन खाते हो। अभी खा के ये वीडियो वगैरह देख रहे हो। जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कहाँ से आता है और कैसे वो खाना बनता है और उसको कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, इस रिलेटेड ये चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। चलो पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज। देखो, यहाँ पे एक शानदार सा फोटो दिया हुआ है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, आप लोग को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर पाए। अब आते हैं, जो आप गांव वगैरह में जाओगे, आप कभी जा सकते हो, इंडिया में हर जगह पे मिलता है। गांव में जाओगे तो खेती होता ही हो। जो खेती हो रहा है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पेन का ज़रूरत है, आपका कॉपी को ज़रूरत है, आपको एक पेंसिल का ज़रूरत है, आपको एक इरेजर का ज़रूरत है। नहीं तो उसके बिना पढ़ाई अधूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ठीक से। वैसे ही जो लोग खेती करते हैं उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स है, जिस इक्विपमेंट्स की वजह से वो खेती को और आसान कर लेते हैं, जो कि उनको ये बहुत हेल्प करता है। कुछ छोटा छोटा फोटो देखे आप। अब आते हैं, जो प्लांट्स होता है वो प्लांट्स क्या कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। ये आप जानते हो, क्लास 7th में हम पढ़ चुके हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स रूट से अपना वाटर एंड मिनरल्स लेता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सन से एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लेता है, फिर क्लोरोफिल के मदद से वो खाना बनाता है। वो आपको पता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकता है, वैसे एनिमल्स डिपेंडेड है। एनिमल किसका ऊपर डिपेंडेड है? जो खाना बना रहा है। जैसे कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बना रहे हैं, तो उसका ऊपर डिपेंडेड कौन है? जितने भी एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंडेड है। हम भी डिपेंडेड है प्लांट्स के ऊपर। तो हम आते हैं तो हम खाना खाते हैं, चाहे हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना कोई प्लांट से आता है, नहीं तो कोई एनिमल से आता है। तो ये जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं क्यों भाई खाना खाते हैं। जब हम खाना खाएंगे तो हम शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारा ग्रोथ चाहिए, हमारा डेली एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जिसमें डाइजेशन प्रोसेस है, जो खाना खाते हैं उसको हजम होता है वो प्रोसेस होना चाहिए। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? खाना से मिलेगा, है कि नहीं? ये सारा प्रोसेस के लिए हमको चाहिए एनर्जी। और हमारा बॉडी ग्रोथ होना चाहिए। जब गिर जाए तो हमारा बॉडी रिपेयर हो जाना चाहिए। वो सारे के सारा फैसिलिटी किससे मिलता है? खाने से मिलता है, ठीक है। अब पहला जमाने का बात करते हैं। बहुत पहले क्या होता था, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो जंगल में रहा करते थे। वो जो जंगल में रहते थे वो काफ़ी ग्रुप होके रहते थे। ये लोग जाते थे शिकार करने के लिए, हंटिंग करते थे। तो शिकार किसको करेंगे? शिकार करेंगे जो जंगल में होगा जानवर, उसको शिकार करते थे। फिर उसको, उसका मांस को खाते थे। और एक जगह पे ख़त्म हो गया, सारे एनिमल्स खा लिए, फिर दूसरे जगह को जाते थे। ये कहानी पहले ज़माने में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, लोगों को समझ में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि जो एक काम करते हैं, खेती करते हैं। खेती क्या करते हैं? एक बड़ा सा फील्ड, अब उस टाइम पे तो बहुत फील्ड खाली हुआ करता था। आज ना पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, आज फैक्ट्रीज वगैरह हो चुका है, रोड्स हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ क्या है, सिस्टमेटिक हो चुका है सारा चीज़। उस टाइम पे तो खाली लैंड होता ही बहुत होता था, खाली फील्ड। उस जगह पे क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर, जैसे कि अगर पेड़ी करेंगे तो पेड़ी का सिर्फ बहुत लार्ज स्केल में कर दो। अगर व्हीट्स कर रहे हो तो व्हीट्स को लार्ज स्केल में कर लो। पटाटे कर रहे हो तो पटाटे को लार्ज स्केल में कर लो, एक बड़ा सा फील्ड में। इसको बोलते हैं क्रॉप। तो यहाँ से शुरू होता है क्रॉप प्रोडक्शंस, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छे से नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं, जो बच्चे को पूरा बढ़िया से समझ में आए। वाई डू यू नीड फूड? हम क्यों खाना खाते हैं भाई साहब? ना, हम लोग खाते हैं, वी नीड फूड बिकॉज गिव्स एनर्जी। वो हमको क्या देता है? वो हमको देता है एनर्जी। कीप अस हेल्दी, हमको हेल्दी रखता है, हम हेल्दी रह जाते हैं।
ठीक है, एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज एंड वर्न आउट टिश्यूज। अब ये चीज़ का क्या मतलब क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं हमारा बॉडी में, मान लो कि जब कभी हमने गिर गया तो वहाँ से थोड़ा सा मांस वगैरह छिल जाता है, वो आप ऑटोमेटिकली वो कवर अप हो जाता है। वो कैसे होता है, रिपेयर एंड रिप्लेस होता है डैमेज वर्न आउट टिश्यूज बाय, जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ काम करवाते हैं हमारे बॉडी में। बात समझ में आया होगा। चलो अब आते हैं, वाई डू प्लांट एंड एनिमल्स गेट देयर फूड, वो क्यों, हाउ, कैसे कैसे खाते, कैसे खाना खाते हैं ना। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बहुत सारे प्लांट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस को अभी थोड़ा देर पहले बढ़िया से समझाया था फोटोसिंथेसिस कैसा है। और एनिमल फीड ऑन प्लांट्स, एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खा लेते हैं, फीड्स ऑन प्लांट। और अदर एनिमल्स, कोई दूसरा एनिमल किसी दूसरे एनिमल्स को मिलता है ताकि उनको एनर्जी मिले। अब आते हैं हम लोग जो कि कल्टीवेशन या क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहा था कि एक लार्ज स्केल होगा, एक लार्ज स्केल में काफ़ी बड़े स्केल में एक ही चीज़ का, अगर पेड़ी करेंगे तो पेड़ी, मेज करेंगे तो मेज, सोयाबीन करेंगे तो सोयाबीन, पटाटो करेंगे तो पटाटो, एक ही क्रॉप्स को लार्ज स्केल में करना, ठीक है, एक ही मतलब कि फूड को लार्ज स्केल में करना, तो इसको क्या बोलते हैं ना। When we cultivate same kind of plant, एक ही काइंड ऑफ प्लांट को लार्ज स्केल में करेंगे एट वन प्लेस। बस समझ में आ गया, इसको पूरा डेफिनेशन को याद रख लेना। When we cultivate the same of plant, एक ही काइंड ऑफ प्लांट को ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल में जब हम करेंगे एट वन प्लेस, एक ही जगह पे अगर करते हैं तो इट ए कॉल्ड क्रॉप्स, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉप्स। बस क्लियर समझ में आ गया। नोट्स चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट पॉज मार के लिख भी सकते हो, एकदम नोट के हिसाब से भाई साहब आपको पढ़ा लेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। अब आते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, हमारे साल भर में, एक साल में पूरे साल भर हमारा खेती होता है। जो फार्मर है या फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आप जाके एक बार फार्मर को स्टडी करो। वो क्या करते हैं, साल भर रेनी सीजन में अलग किस्म के वो खाना बनाए, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। जो गर्मी का सीजन होता है उस टाइम पे अलग किस्म का वो क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन सीजन, सीजन के हिसाब से देयर आर मेजर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, दो टाइप का क्रॉप यहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से। तो क्या क्या होता है वो, पहला आते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब वो क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है ना, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होता है जो कि रेनी सीजन में होता है। बस समझ में आया। जब भी पूरा एकदम बारिश होता होगा, हर जगह पे बारिश, स्कूल नहीं जा पाते हो, सोचो कि जो दिन भर बारिश हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ये समय कब आता है, ये समय, ये लकीस्ट टाइम होता है तुम लोग के लिए, है कि नहीं। वो टाइम आता है तुम्हारा जून टू सितंबर, इस समय पे रेनी होता है, बहुत ही बारिश होता है। और इस टाइम पे जो खेती होता है, जो क्रॉप्स होता है, इसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। क्लियरली समझ में आ गया। ऐसा कौन सा चीज होता है उस रेनी सीजन में जिसको हम खरीफ क्रॉप बोल सकते हैं, वो एग्जाम्पल में आ गया पेड़ी, फिर आता है मेज, फिर आता है सोयाबीन, फिर आता है ग्राउंड नट्स, फिर आता है कॉटन्स आर खरीफ क्रॉप। ये एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और एक क्रॉप्स होता है सीजन के हिसाब से, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। अब ये रबी क्रॉप्स कौन सा है, कब, कौन सा सीजन में होता है फिर ना, ये होगा विंटर सीजन में। विंटर समझ में ना, पूरा ठंडा का सीजन होता है, जिस टाइम पे आप स्वेटर वेटर पहनते हो, कंबल ओढ़ के सोते हो, उस टाइम पे जो खेती होता होगा, फार्मर जो खेती उगाता है, उस खेती को बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और ये कब होता है ठंडा का सीजन, याद करो थोड़ा सा, अक्टूबर महीना में होता है, जब दशहरा के, तकरीबन दशहरा ख़त्म होता है, दशहरे का बाद जो दीपावली आता है, न्यू ईयर आता है, उस टाइम का पूरा इस टाइम को याद करो, बहुत ठंडा होता है, स्वेटर पहन के जाते हो ट्यूशन, स्कूल्स,
वो जो होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, इस टाइम पे जो क्रॉप्स होता है वो क्रॉप्स को बोला जाता है रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल में क्या है, व्हीट्स हो सकता है, ग्राम्स है, पीज है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। लिनसीड एक छोटा 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 पूरा एकदम डाल टाइप का आता है लिनसीड्स, इसको भी खाया जाता है। तो ये सारे जो होते हैं वो होते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, थोड़ा सा फोटो देख के एंजॉय करना चाहते हो, चलो भाई सब फोटो देख के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ये जो होता है ये सारे सीरियल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। ये कहने का मतलब है जब खेती किए ये लोग जब खेती किया तो इस टाइप का कुछ सीरियल्स बनाया, आगे जाके डेवलप किया, कुछ वेजिटेबल्स बनाए, वेजिटेबल्स का पेड़ लगाए बहुत, फिर फ्रूट्स का पेड़ लगाए। ये सारा अभी अवेलेबल है मार्केट में, है कि नहीं। अब आते हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में होता है। मैंने बताया था रेनी सीजन में हो गया, और रेनी सीजन रहता है जून से सितंबर। इनका एग्जाम्पल देख सकते हो, पेड़ी धान होता है वो इसी टाइम पे होता है, मेज मक्का होता है वो भी इसी टाइम पे होता है। ठीक है, कुछ सोयाबीन्स होता है, ग्राउंड नट्स होता है, बादाम जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग बहुत खाते हो। कॉटन जो कपड़ा पहनते हैं वो भी बनता है कॉटन से, कॉटन का पेड़ होता है। वो सारे होते हैं तुम्हारा किस क्रॉप्स होता है, वो सारे होते हैं खरीफ क्रॉप्स। याद रखना हमें इसको, इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, और ये होता है रेनी सीजन में। याद में रहा। चलो अब आते हैं हम लोग विंटर सीजन में क्या होता है। विंटर सीजन में जो होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। याद रह गया, बिल्कुल रह गया। और विंटर सीजन अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में होता है, जी बिल्कुल होता है, हमको ये भी याद रह गया। क्या क्या होता है इसमें से, व्हीट्स होता है, ग्राम्स होता है, पीस होता है, मस्टर्ड होता है, और ये देख लो थोड़ा सा लिनसीड, जो कि ये आप देखे होंगे कहीं पे भी, ये लिनसीड्स जो होता है ये सारे के सारे होते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्लियरली समझ में आ गया। चलो अब आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। यानी कि एक फार्मर, अगर मैं एक फार्मर बन जाता हूं, तो अगर मैं किसी किस्म की एक खेती करने जाता हूं, क्रॉप प्रोडक्शन करने जाता हूं, तो किस किस मेजर स्टेप को मैं करूंगा मेरे फील्ड पे, और स्टेप बाय स्टेप में क्या करूं ताकि मेरा प्रोडक्शन अच्छा हो। पहला आते हैं एक नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है समझ लेते हैं। देखो भाई साहब, बारिश हुआ, धूप हुआ, फिर बारिश हुआ, धूप हुआ। जब ठंडा, गर्मी और बारिश, इस बीच में जो फील्ड, खुला फील्ड रहा है, वो क्या होता है ना, टाइट हो जाता है। ठीक है, पूरा टाइट होकर मजबूत हो जाएगा, सीमेंट चट्टान जैसा भी हो जाता है एक एक फील्ड। अच्छा, जब सीमेंट चट्टान जैसा हो चुका है, वहां पे जो सीड डालेंगे वो सीड ठीक से जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। वो क्या सीड का रूट नीचे ठीक से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत टाइट हो चुका है ना मिट्टी, तो कभी नहीं जाएगा। तो पहला स्टेप में हमको क्या करना है, उसको लूज करना है। लूज कैसे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर करके, नीचे से ऊपर कर करके, नीचे से ऊपर कर करके, कुछ एक प्रोसेस से हम नीचे से ऊपर कर करके लूज करेंगे मिट्टी को। तो अब आते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आता है प्रिपरेशन सॉइल में, टू लूज एंड टर्न द सॉइल। लूज करना है, टर्न करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये जो टर्न हो रहा है, टर्न करना और लूज कर देना, जो हार्ड हुआ था लूज करना, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड केस में आता है सोइंग। अब सॉइल तो रेडी हो गया, अब बीज को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक एक करके, एक एक करके डालो, पूरा एकदम बहुत सारा एक साथ डाल दो। ये तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम किस प्रोसेस में करते हो सोइंग। तो सोइंग होता है प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन सॉइल। तो प्लांटिंग करना भाई साहब, प्लांटिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप सीड को डालते रहो एक जगह पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। सॉइल का प्रिपरेशन क्या हो रहा है, हल्का कर रहा है, ट्रैक्टर के जरिए से हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो नीचे का सॉइल है वो ऊपर आता है, ऊपर का सॉइल नीचे आता है, और हल्का हो जाता है मिट्टी, लूज होता है और टर्न होता है। अब ये कुछ आर्थवर्म्स है जो कि आर्थवर्म हेल्पफुल होते हैं। वो किसके लिए,
फार्मर के लिए, वो फार्मर का फ्रेंड होते हैं अर्थवर्म। वो क्या करता है, वो खुद मिट्टी का अंदर में घुसता हुआ जाता है। जब खुद जाएगा और बहुत सारे अर्थवर्म्स जब नीचे जाएंगे तो होल करते करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मिट्टी लूज हो जाता है, एयर अंदर घुस जाता है, पानी भी घुस जाता है, खुद निकलता है फिर बाहर, फिर अंदर जाता है। इससे क्या होता है, बार बार आना जाना करते करते, रास्ता बनाते बनाते वो मिट्टी को लूज कर देता है। तो इसीलिए ये बाय नेचुरल होता है। अर्थवर्म्स जो है वो फार्मर के फ्रेंड्स है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि छोटे छोटे माइक्रोब्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, जो कि डिकम्पोस्ट कर लेते हैं। क्या चीज़, मान लो कि जो कुछ पत्ता गिर गया तुम्हारा फील्ड में, कोई कुत्ता आ रहा था तुम्हारे फील्ड में मर गया, या फिर कोई एनिमल्स को ला के तुम्हारे फील्ड में कोई फेंक दिया गांव वाला, वो क्या ऐसे ही रहेगा सालों साल? नहीं, उसको कोई सड़ाएगा, फिर सड़ा के मिट्टी में मिला देगा। कौन है जो कि सड़ाते हैं उसको? माइक्रोब्स सड़ाते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स उसको क्या करता है, डिकम्पोस्ट करता है, डिकम्पोस्ट करके सड़ाता है। फिर वो सारे अच्छे हैं कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, वो सारे तो अच्छा चीज हुआ ना, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है इससे। अब देखो कि जो कुछ ह्यूमस वगैरह बन जाता है उसी डिकम्पोज से, जो कि तुम्हारा अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स जो बनाया, ये बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ फोटो देख सकते हो कि जो कैसे हमारा प्रिपरेशन हो रहा है, जो हमारा जो फील्ड है वो फील्ड कितना बढ़िया प्रिपरेशन हो रहा है, वो भी आप देखो। ठीक है, अच्छा, प्लगिंग से, ड्रिलिंग से, ये सारे इक्विपमेंट से, ये ट्रैक्टर में पीछे लगता है जिस इक्विपमेंट से हमारा ड्रिलिंग होता है। ठीक है, अब ये हल वगैरह जो होता है, प्लग होता था, वो प्लग वगैरह आप जानते हो कि ये पहले क्या होता था, जमाने में यूज किया जाता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया वो ट्रैक्टर से हो रहा है कि नहीं? अब पहले होता था, ये सारे लूज करने का प्रोसेस है। सोइंग मैंने बता दिया, सोइंग क्या चीज़ हुआ समझ में आ गया, जो कि सीड को डालना। अब सीड डाल दिए, जर्मिनेट हो गया, प्लांट्स थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, उसमें एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर करेंगे। अब देखो कि जो आपको न्यूट्रिएंट का ज़रूरत होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का ज़रूरत होता है, डॉक्टर बोलता है कि जो उसको हॉर्लिक्स पिलाओ, उसको बोनविटा खिलाओ। अब क्यों ये सब बोलते हैं कि भाई कमज़ोर हो चुका है बच्चा, अभी हिल रहा है, हवा से भी कभी गिर जाएगा, वो हिल रहा है, उसको खिलाओ बढ़िया से। तो डॉक्टर जब बोलता है तो हम ऊपर से अलग ही पी लेते हैं उस सब दूध वगैरह में घोल घोल के। तो ये क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है, ना दो तो क्या नहीं चलेगा? क्या चलेगा, लेकिन और थोड़ा अच्छा होगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, मैनर्स और फर्टिलाइजर को डालते हैं। जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है उसको तो ले रहा था पहले, लेकिन अगर थोड़ा सा एडिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा मैनर्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो और अच्छा होगा। अब फर्टिलाइजर क्या होता है भाई साहब, जो सार 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 होता है, प्लांट्स को डालता रहता है जो फार्मर, वो होते हैं फर्टिलाइजर, जो कि फैक्ट्री वैक्ट्री में बनता है। अब मैनर क्या है, मैनर हो गया गोबर का डंग, हो गया गोबर का जो गोबर हो गया, वो सारे गाय का गोबर हो गया। अब जो एनिमल्स मरा हुआ है वो डिकम्पोस्ट हो गया, वो सारे हो गया। अब कुछ जो तुम्हारा वेजिटेबल का छिलका है उसको मिट्टी का अंदर में दफना दो, कुछ दिन में वो भी मैनर बन जाएगा, उसको लेके पेड़ में डालो, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं? तो एडिंग करना है मैनर एंड फर्टिलाइजर। क्यों करते हैं भाई? एडिंग द एसेंशियल न्यूट्रेंट्स, कुछ ऐड कर रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रेंट्स टू सॉयल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट बढ़िया से ग्रोथ करे, डेवलपमेंट हो जाए, इसीलिए। अब आते हैं उसके बाद इरिगेशन। अब देखो, पानी डालोगे कि नहीं डालोगे? कोई प्लांट बिना पानी का जिएगा कैसे? प्लांट में पानी डालना है। जब पानी डालोगे उसका तो कुछ साइंटिफिक प्रोसेस नाम होना चाहिए, है, उसी का नाम है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है पानी डालना। अरे देखो, हर दिन हम पानी डालते हैं, बोलते ही मम्मी की जा पानी दे के आ, इरिगेशन आज तक हमको पता नहीं था। हाँ भाई, साइंटिस्ट में थोड़ा सीखना पड़ेगा। इरिगेशन का मतलब है सप्लाइंग वाटर टू प्लांट एट अ रेगुलर इंटरवल, हर 2 दिन में, हर एक दिन में, नहीं तो सुबह शाम, हर इंटरवल में पानी देना को बोलते हैं इरिगेशन। अब पानी भी दे दिया हमने, जो तुम्हारा फील्ड है, फील्ड को बढ़िया से लूज कर दिए, सीड भी डाल दिए, उसमें तुम कुछ ऐड कर दिए, मैनर फर्टिलाइजर डाल दिए, पानी भी डाल रहे हो। अब बताओ घास होगा कि नहीं होगा?
100% होगा ही होगा। वो घास कहाँ होगा पता नहीं, घूम घाम के जहाँ भी होगा वहीं पे आके पहुँचेगा। बोलेगा कि जी इतना बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ पे, बिरयानी जैसा खाना मिल रहा है, वहीं पे आओ। सबको भाई बहन आएगा और सब मिल जाएगा। आज जो प्लांट हम लगाए हैं पैसा खर्चा करके, हम उसको जो दे रहे हैं फर्टिलाइज़र पानी, वो जो घास है वो तो खुद खा लेगा। जो सन का रे आता था वो हमारे प्लांट को ढाक लेगा और ढक के वो खुद सन का रे ले रहा है। अब मेरा जो प्लांट है वो मरना शुरू हो गया। अब मरना शुरू हो गया, मैं इसके लिए पैसा खर्चा किया हूँ, उसको कुछ प्रोडक्शन होगा तो मेरे घर चलेगा। ये तो मर चुका है, अब मेरा घर कैसे चलेगा। अब लास्ट में फार्मर सोचेगा कि ये अच्छा क्या करें भाई, बर्बाद हो गए, और चलो सरकार को हाथ जोड़ो, सरकार जी कुछ पैसा दे दो, सरकार जी दे दो पैसा, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक से समझो, वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल के फेंको, फेंको उसको अनवांटेड को। तो इसीलिए क्या करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, रिमूवल एंड अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड फील्ड। जो कल्टीवेटेड फील्ड हो चुका है उसमें जो अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव कर दो। भाई क्यों करेंगे ना, अलाउ द क्रॉप्स प्रॉपर एक्सेस ऑफ लाइट, जो मेरा क्रॉप्स है उसको लाइट मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, एंड न्यूट्रिएंट्स जो डाले हैं थोड़ा सा जो मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर उसको मिले। इसी कारण से वीड्स बाबू साहब चले जाओ आप लोग, हम उसको निकाल कर फेंक देंगे। अब लास्ट में सारा चीज़ हो जाएगा, बढ़िया से फल होगा, जो भी उसमें जो ग्रेन्स होते हैं और सारा चीज़ हो गया, पक गया पूरा बढ़िया से। जब पक जाएगा तो उसको काटेंगे बैठ के, लोग जाएगा दिन भर बैठ के काटेगा, काटने जो प्रोसेस होता है और उसे जो सीड निकालना का जो प्रोसेस होता है बीच में इस सारे को, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग आता है उसके बाद में कटिंग द मेच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। फील्ड हो गया, जो फील्ड से मेच्योर हो गया, जो पक गया है उसको लेके आओगे, अलग करोगे, उसका क्या क्या प्रोसेस हो वो बताएंगे। इस सब को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है, आज हमने गेहूं उगाया, गेहूं लाया, 5-10 बोरा मेरा हो गया। अब वो 5-10 बोरा सारे घर वाला मिलके आज ही खा लेगा? नहीं भाई साहब, उसको तो 5 महीना 6 महीना तक खाना है, 1 साल तक खाना है, और कुछ सीड तो रखना है, अगले साल उसको फिर मिट्टी में डालेंगे। इसको अच्छा से अगर स्टोर करके नहीं रखा, कीड़ा खाएगा, पानी लगेगा, मॉइस्चर पानी ये सब लग के वो चूहा भी खा लेगा, है कि नहीं। ये सब जब खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे, हम कुछ नहीं मिलेगा हमको खाने के लिए। इसीलिए उसको स्टोरेज प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो कीपिंग द ग्रेन्स टू प्रोड्यूस द सेफ फ्रॉम द रेट, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मॉइस्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात भी किया था, वो खा लेंगे, रेट खा लेगा, इंसेक्ट खा लेगा, मॉइस्चर हो जाएगा तो खराब हो जाएगा सारे। इसीलिए उसको अच्छे से स्टोरेज करना है। ये अभी थोड़ा सा माइंड मैप है, आप देख सकते हो इस चीज़ को बढ़िया से। क्रॉप्स को ये पार्ट वाला काट दो, अभी जेड क्रॉप्स हमारा अभी नहीं है कोर्स में। खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं, इसको बारे में हमने पढ़ा। कोई रेनी सीजन में होता है, इसका एग्जांपल पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कटन होता है। और जो विंटर सीजन में होता है उसको हमने बोलते हैं रबी क्रॉप्स। इसका एग्जांपल हो गया व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था और थोड़ा सा माइंड मैप हो गया। देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कितना बढ़िया आदमी ट्रैक्टर यूज करके बड़ा बड़ा फील्ड को कम समय पे, कम लेबर पे काम कर रहा है। इसको बारे में अगर थोड़ा सा नोट समझना चाहते हो तो देख लो भाई साहब। तो लूजिंग द सॉयल इज इंपॉर्टेंट, सॉयल को लूज करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अलाउ द रूट, ये टूट हो गया देखो भाई साहब, ये रूट है। अलाउ द रूट्स टू गो डीपर इनटू द सॉयल एंड येट ब्रीथ इजीली। वो जो रूट है वो रूट सॉयल का अंदर में अच्छे से जाएगा, और जब जाएगा तो वो ब्रीथ भी अच्छे से कर पाएगा। सेकंड क्या आते हैं, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। ये दोनों चीज जो होते हैं, माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स, ये दोनों चीज जो फार्मर के दोस्त होते हैं। जब लूज हो जाएगा मिट्टी तो वो लोग जाकर रहेगा वहां पे, उनका फैमिली बढ़ाएगा।
जब फैमिली बढ़ेंगे वहाँ पे ग्रोथ करेगा तो वो फार्मर को ज़्यादा फायदा भी देगा। एंड एड ह्यूमस टू द सॉइल, और सॉइल में ह्यूमस को बढ़ा देगा, ठीक है। एंड टर्न एंड लूज द सॉइल फर्दर, वो खुद मिल के फिर टर्न करेंगे और लूज करेंगे मिट्टी को। चाहे हम मशीन हटा भी देंगे तो 24 घंटा बैठ के लूज करते रहेंगे, टर्न करते रहेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या अच्छा होगा ना, न्यूट्रिशन रिच सॉइल कम्स फ्रॉम टॉप कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, जो नीचे रहा था प्लांट का न्यूट्रिएंट, जब उसको टर्न करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर आने से प्लांट का रूट वो न्यूट्रिएंट को आराम से ले पाएगा। इसीलिए हम टर्न करके नीचे को ऊपर लाते हैं, फिर नीचे को ऊपर लाते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स और प्लांट इजीली न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर पाएगा। अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो मेरे से? और नंबर है, मैसेज करो। हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। आप भुवनेश्वर एरिया में होते हो क्या? मतलब कि उड़ीसा का भुवनेश्वर कैपिटल है, उस एरिया में अगर हो तो आ जाओ, मेरा सेंटर है, पढ़ते हैं। दूर रहते हो, नंबर है, व्हाट्सअप करो, ऑनलाइन पे भी पढ़ा देंगे। इतना बढ़िया, उससे भी बढ़िया। चलो अब आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। द प्रोसेस यूजिंग टू लूजन एंड टर्न इन द सॉइल इज ट्रिलिंग एंड प्लगिंग, इसको कहते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, ट्रिलिंग तो हो गया भाई साहब, उसको अभी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग क्या करेंगे ना, लेवलिंग इज डन व्हिच ए बिग क्रम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड बिग क्लम्प्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, आर कॉल्ड द क्रम्स आर ब्रोकन। अब क्या होगा, बड़ा बड़ा ढेला रह जाएगा। देखो ये मिट्टी में ऐसा ऐसा ना बड़ा बड़ा ढेला रह जाता है, जो क्रम्प्स होते हैं। अब क्या करोगे, उसको फिर लेवलिंग करोगे। प्लान भाई साहब, उसको लेवल करना है, नहीं तो ऊंचा ढाला ऐसा रहेगा तो फिर वो सॉइल ठीक से पानी अंदर, पानी तो एक तो जम जाएगा किसी जगह पे, ठीक जगह पे इवनली पानी नहीं जाएगा, और सॉइल का रूट भी नीचे से ठीक से नहीं जाएगा। इसीलिए वो को लेवलिंग कर देना है, ठीक है। ये वाला प्लांट था, ये पहले था, इसको देखो ये कैसे लेवलिंग हो रहा है, ये लेवल किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इरिगेशन का मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, इसके बारे में आ जाओ। वाइल लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज इंपॉर्टेंट, अगर लेवल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। लैंड लेवलिंग इज टिपिकली डन इन द मिडिल स्लोपिंग लैंड, जो कि माइल्डली स्लोपिंग, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जमीन होता है ना, माइल्ड स्लोपिंग, उस जमीन को लेवल करते हैं। नहीं तो क्या होगा, ऐसा स्लोप है मिट्टी, पानी डालेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर पानी डालेंगे फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आके जमेगा, इधर आके जमेगा तो यहाँ पे जो प्लांट्स है उसका रूट को ख़राब कर देगा। यहाँ का रूट अगर ख़राब हो गया, डैमेज हो जाएगा, फिर फार्मर रोएगा। इसी कारण से क्या करते हैं, लेवल कर देते हैं। लेवल करने से पानी इवनली हर जगह पे फ्लो करेगा। टेढ़ा हो जाएगा, पानी नीचे, फार्मर रोएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इरिगेशन वाटर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स में, यानी कि रूट में जाके पानी इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी, इसी कारण से हम लेवलिंग करते हैं। बात समझ में आ गया। अब आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशंस यूज्ड बाय द लेवलिंग। लेवलिंग करने के लिए क्या क्या हमने करते हैं, कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं। देखो ट्रेडिशनली, जो बहुत पहले का ज़माने में फार्मर यूज ऑक्स ड्रॉन, ऑक्स को ड्रॉन करता था। ये देखो कि जो एक बलद हुआ करते थे, दो बलद को एक नीचे में लकड़ी लगा देता था और एक आदमी इसका ऊपर में खड़ा हो जाता था। मैंने को बोला तो क्लासरूम पे 3 बच्चा बोलता है कि अगर गिर जाएगा तो। अब ऐसा एक्सपीरियंस्ड आदमी गिरेगा कैसे? गाड़ी चलाते चलाते आप गिर जाते हो क्या? नहीं। साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं गिरते हो भाई? क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। जब नया होता है वो गिरता है कि नहीं गिरता है? हाँ जी गिरता है। जो नया खड़ा होगा उसका ऊपर में वो गिरेगा ही गिरेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, वो तो अलग बात है। अब स्क्रैपर होता है, ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को हम स्क्रैपर बोलते हैं। और ये टू लेवल द लैंड्स बिकॉज द टुडे लेजर एंड द लेवलर आर बीइंग यूज्ड टू मेक श्योर दैट सरफेस
फील्ड इज इवन और फ्लैट। अभी आज का डेट में क्या करते हैं, लेजर लाइट डाल देते हैं। वह लेजर लाइट डाल दो, जहाँ पे ऊंचा ढिपा है वो लाइट के हिसाब से पता चल जाएगी, ना 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 यहाँ पे लाइट पास नहीं कर रहा है, मतलब कुछ है ऊपर में, चलो इसको ठीक करो, फिर उसको साफ कर दिया, नीचे कर दिया, फिर से लाइट डाल रहे हैं तो और कहाँ पे सही है कि नहीं है। अभी लेजर लाइट डाला जा रहा है, ये अभी नया टेक्नोलॉजी हो सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, स्क्रैपर होता था, स्क्रैपर खींचता था, आदमी खड़ा होता था, फिर साफ पूरा एकदम प्लेन हो जाता था, लेवल हो जाता था। ठीक है, अब देखो कि ये हो गया तुम्हारा लेजर लैंड्स ट्रैवलिंग। ये एक तो लाइट का भी काम बोल सकते हो, लाइट भी लगता है और वो एक मशीन के थ्रू में हो रहा है। अभी का न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, अब आते हैं सोइंग। सोइंग का मैंने बात किया था कि जो सीड को मिट्टी में डालना, ठीक है, उसको बोलते हैं सोइंग। अब सोइंग का देखो कि जो अच्छा सीड कैसे निकालोगे, पहले अच्छा सीड होना चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए, नहीं तो ठीक से जर्मिनेट होगा ही नहीं। तो अच्छा सीड और हेल्दी सीड कैसे करोगे, पहले सीड ले आओ, सीड को पानी में डाल दो, कुछ जगह पे पानी में लाओ, पानी में है, पानी में सीड को डाल दो, या फिर सीड रखो उसका ऊपर में पानी डाल दो, दो चीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो जिस सीड को कीड़ा खा चुका है ऑलरेडी वो हल्का होगा, क्योंकि उसका अंदर में होल हो चुका है ना, खा चुका है सारा चीज, तो वो हल्का होगा। जो हल्का चीज होता है वो ऊपर में पानी में तैरेगा। जब पानी का ऊपर में आ जाएगा जितना सारा चीज, जैसे कि यह हो गया पानी का ऊपर में, ये हो जाएगा डैमेज, उसको निकालो पहले। इसको निकाल देंगे तो नीचे कुछ बैठ जाएगा, जो अच्छा चीज, जो अच्छा सीड है वो नीचे बैठ जाएगा। बैठने पर यही सीड को हम यूज कर सकते हैं। आया बात समझ में? चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा नोट्स के हिसाब से क्या बोलता है। फार्मर शुड यूज द गुड क्वालिटी सीड, गुड क्वालिटी सीड होना चाहिए फार्मर यूज जो करेगा, एंड दैट आर क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एंड गिव द हाई यील्ड, ज्यादा फसल देना चाहिए। अब हम ऐसा भी सीड डाल रहे हैं जहां पे खेती होगा नहीं अच्छे से, तो फिर नुकसान तो हमारा होगा ना। इसीलिए अच्छा से होना चाहिए, अच्छा हेल्दी होना चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द राइट वेराइटी ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन द सॉयल, सॉयल कैसा है उस हिसाब से हम डिपेंड करेंगे कैसा सीड लेना है। क्लाइमेट कैसा होता है, हर टाइम पे बारिश होता है, धूप होता है, विंटर होता है, बर्फ़ गिरता है, क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से चेंज मतलब कि वो चूज करेंगे। फिर इरिगेशंस मेथड, किस मेथड में पानी डाल रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो अदर इरिगेशनल फैक्टर भी रहता है, जिस हिसाब से हम बेस्ट सॉइल को, बेस्ट सीड को हम चूज करते हैं। हमारे इंडिया में एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, बहुत ही अलग अलग जगह पे ये सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन, लैबोरेटरीज है, जहाँ पे ये चेक होता है कि वो सीड अच्छा है कि नहीं है। इसमें क्या क्या चेक करते हैं, पहले प्योरिटी चेक करते हैं, बहुत प्योर है कि नहीं है। रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड द पेस्ट, जो भी बीमार होगा तो वो रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो चेक करते हैं। जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, वो भी देखा जाएगा। सुइटेबिलिटी टू रीजनल क्लाइमेट कंडीशन, जिस क्लाइमेट में हम डालेंगे, जहाँ पे आसाम में डालेंगे या फिर जम्मू कश्मीर में करेंगे, उड़ीसा में करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उस कंडीशन में ये सीड सस्टेनेबल होना चाहिए। जनरल सीड का हेल्थ भी चेक करते हैं। ये सारा कौन करता है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा करता है। अब आते हैं हाउ टू सेपरेट द डैमेज सीड फ्रॉम द हेल्दी सीड। अगर मिल गया कुछ है डैमेज सीड तो कैसे करेंगे, तो यह भी हमने पढ़ा। पुट द सीड इन ए वाटर, सीड को ला के पानी में डाल दो। डैमेज सीड विल होलो एंड लाइटर, जो डैमेज सीड होगा वो होलो होगा, लाइटर होगा, एंड दस फ्लोट ऑन द वाटर, वो तैरेगा पानी में। गुड एंड हेल्दी सीड सिंक इन वाटर, जो गुड होते हैं, जो अच्छे से हेल्दी होते हैं, वो पानी का अंदर में आके डूब जाएगा, एंड सेटल डाउन, नीचे आके सेटल हो जाएगा। अच्छे से पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि ये सारा सीड को सेपरेट हमने कर दिया। अब आते हैं कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकिंग व्हाइल सोइंग। जब हम सोइंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, दिमाग में प्रिकॉशंस कुछ लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा ना, व्हाइल सोइंग द सीड्स इट एसेंशियल टू मेक श्योर दैट सीड्स आर हेल्दी एंड हाई क्वालिटी। पहला क्या करोगे, सीड हाई क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए सीड्स, इस सीड्स को पहले चुनोगे। सेकेंड आते हैं दे आर प्लांटेड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक सीड
और दूसरे सीड के बीच में गैप होना चाहिए। गैप जब होगा तो उसको ठीक से स्पेस मिलेगा, वो बढ़ पाएगा, उसको लाइट भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। अगर पूरा लगा के लगा दोगे सब, तो सब क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कौन जल्दी लाइट लेगा, किसको पानी चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट खा रहा है। उस बीच में क्या होगा, अच्छा हेल्थ मतलब क्रॉप अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा दिमाग में रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस है एक क्रॉप और दूसरे क्रॉप, इस बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए कि जो प्रॉपर लाइट मिले, वाटर मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले एंड सॉइल मिले। ठीक है, इतना सारा चीज़ जो है ना, मैं बहुत लेंदी हो रहा है, इतना सारा चीज़ कोई, जितना भी यूट्यूब में वीडियो है, इतना सारा चीज़ कोई नहीं समझा है। लेकिन आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई साहब, आपका एग्ज़ाम देना है, आपको ना फंडामेंटली क्लीन करना है, क्लियर करना है। अब थोड़ी मैं बोर कर रहा हूँ, बोर लग रहा है क्या, नहीं बोर लग रहा होगा, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा हाथ हिला के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बोर नहीं लगे। अब थोड़ा सा सीख लोगे, समझ लोगे, इस टाइप का जब भी क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो ना। सिंपल बुक का फोटो दिखा के मैं थोड़ा सा समझा देता तो कैसे होता बताओ, नहीं हो पाता अच्छा स्टडी। इसीलिए ये वीडियो फिर दोबारा दो सेकंड पार्ट भी होगा, ये तो पार्ट 1 चल रहा है, फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 को देख लोगे। क्योंकि अगर मैं 40-45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप फिर बोर हो जाओगे। इससे अच्छा है कि जब पहला वीडियो देखो फिर दूसरा वीडियो पार्ट 2 देखो, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो, they must be sown deep enough to protect them from the animal and the birds। पहले सीड को इतना नीचे डालो उसको कोई एनिमल ना खा पाए। एनिमल जो चिड़िया होते हैं उसको खा लेते हैं साहब, उसको खा लेता है, जो चूहा आता है चूहा भी खा लेता है फिर सीड को। अब जब खा लेगा, ऊपर में रखा हुआ है, तो फिर हमारा खेती होगा कैसे, नहीं होगा। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से प्रोटेक्ट करो, बर्ड से प्रोटेक्ट करो, विंड से प्रोटेक्ट करो, हवा से उड़ जाएगा, इसीलिए उससे प्रोटेक्ट करो। तो थोड़ा सा डीप अंदर डाल देना है। ठीक है, अच्छा। Why it is better to sow the uniformly? यूनिफॉर्मली क्यों करेंगे, नहीं करते तो क्या होता ना, सीड शुड बी प्लांटेड एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग द प्लांट। ओवर क्राउडिंग मतलब कि जो जो जाते हो ना, यात्रा वात्रा में जाते हो, जो मेला में जाते हो, लोग जो पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है, वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, उसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। अगर प्लांट को सही डिस्टेंस नहीं देते तो प्लांट्स भी ओवर क्राउडिंग होता, फिर बढ़ता, फिर वो उसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, ये इसको मतलब वो खाना नहीं खा रहा पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो सही से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो ओवर क्राउडिंग से अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, यूनिफॉर्मली प्लांट्स को प्लांटेशन करना है, सीड को डालना है। इट इज अलाउ द प्लांट्स टू गेट प्रॉपर सनलाइट, इससे क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, एज वेल एज द सफिशिएंट वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा फ्रॉम द सॉइल। क्लियर। अब आते हैं एक चीज, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आर द प्लांट्स केप्ट इन स्मॉल बैग इन नर्सरी। जब नर्सरी में जाओगे तो कुछ फोटो होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं होगा शायद तो छोड़ दो नहीं है। अरे आप नर्सरी जाए हो, नर्सरी का मतलब ना, एक बार स्कूल में बोल रहे थे, मेरा क्लासेस में बोलता है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाला नर्सरी। मैं बोला अरे नर्सरी मतलब वो एलकेजी यूकेजी वाला नर्सरी का बात करता है। अरे जहाँ पे प्लांट्स बहुत सारा होता है, घर में जो फूल वगैरह लाते हो लगाते हो, वो कहाँ से लाते हो, एक जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में बिठा कर रखा होता है, बेचता है वो आदमी, वो जो एरिया है उसको बोलते हैं नर्सरी। उस नर्सरी में जाओगे, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, जिस बैग में प्लांट्स होता है। क्यों होता है बैग्स में प्लांट, नीचे मिट्टी में लगा देता तो क्या प्रॉब्लम होता है। अब होता क्या है, उसको ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरा जगह लेना होता है। अब जब लेना होगा तो छोटे छोटे पैकेट्स में बनेगा ना, और पूरा एकदम खेती कर दिए हैं बड़ा बड़ा, उससे कहाँ लेके कहाँ कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। इसीलिए छोटे छोटे बैग्स में बनाया जाता है। तो ये चीज़ को समझ लो। फ्यू प्लांट्स लाइक पेडी, फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉरेस्ट में जो लगाते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आर फास्ट ग्रोन इन द नर्सरी। वो पहले नर्सरी में किया जाता है, इनटू सीडिंग एंड देन प्लांट ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट्स मैनुअली। फिर उसको ट्रांसप्लांटेड, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, अलग अलग जगह पे लेके उसको प्लांट करते हैं। पहले बैग में करते हैं, कीपिंग द सीडिंग इन ए बैग। क्यों बैग में डालते हैं, मेकिंग इट इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए इजी होता है। इसी कारण से हम बैग में, छोटे छोटे बैग में डालते हैं।
पूरा क्लियर समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, बोर हो जाओगे, इसको पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। जब मैनर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, तो क्या क्या चीज को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होगा, हमारा पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। पहले इस वीडियो अगर तुमको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक डिमांड करेंगे भाई साहब, और मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। और ये इंफॉर्मेशन सारे बच्चों को देना चाहिए। तुम देख लिए तो चुपचाप बैठने से क्या हो जाएगा, अपने दोस्त को भी भेजो, अपना दोस्त भी सीखेगा। ज्ञान बांटने से, तुम जब वीडियो भेजोगे तो वो सोचेगा मेरा दोस्त मेरे लिए अच्छा वीडियो भेजा है। तुम्हारा जो उसके नज़र में, जो नजरिया में जो तुम्हारा रेस्पेक्ट है, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई टीचर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे टीचर से, भाई सर थोड़ा सर स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा दिखाइए सर। स्टूडेंट्स में थोड़ा सा मतलब कि स्टूडेंट लेवल में जाके समझाने की कोशिश किया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आज टीचर सर, मैं भी एक टीचर हूं सर, टीचर का मदद करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए एंड तक। थैंक यू सो मच।